हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था पूरा। अब ये जो वीडियो रहेगा ये हमारा बेस्ड रहेगा रेडिएशन के ऊपर, जो हमारा थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। और रेडिएशन में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, कैसे हम उसके न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट रहेगा, 7th पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। प्रीवियस हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में देखा कि क्या होता है हमारा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ट्रेड विंड्स, ये सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अपने देखा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो सन से हीट अर्थ में आती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, ना ही कोई फिजिकल कांटेक्ट है, ना ही कोई फ्लूइड है, तो वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए डिटेल में देखते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेडिएशन, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। मतलब एक प्रकार का कैसा हीट ट्रांसफर है ये, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट ट्रांसफर करेगा, जो बीच का मीडियम है उसको बिना हीट किए। इसका आप और एक एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, जो हमारे घर में माइक्रोवेव्स रहते हैं, आप देखे होंगे वो जो रहता है उसके अंदर में जो भी चीज आप प्लेस करें वो सीधा वेव्स के फॉर्म में क्या करता है, उसको हीट कर देता है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है। द हीट इज ट्रांसफर बाय मींस ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में हम क्या भी होती है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है, मतलब वेव्स के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। और आप देखे होंगे कि जो भी वेव्स का रहता है, जैसे हम एक लाइट की बात करें, लाइट भी एक प्रकार का क्या है, रेडिएशन है, जिसका डुअल नेचर है, मैटर भी है और एक प्रकार का वेव्स भी है। वो रेडिएंट एनर्जी और सिंपली रेडिएशन बोलते हैं। तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, थर्मल रेडिएशन के कारण, जिसको हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलेंगे या हम सिंपल रेडिएशन भी बोल सकते हैं। हियर द टर्म रेडिएशन यूज्ड इन टू मीनिंग्स। तो यहां पे जो रेडिएशन जो टर्म यूज होती है उसका दो मीनिंग होता है, देखते हैं क्या। द फर्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज एमिटेड बाय ए बॉडी। तो पहला क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, कोई भी बॉडी क्या करती है, एनर्जी एमिट करती है, जैसे सन एनर्जी एमिट करता है, इज ट्रांसमिटेड इन स्पेस एंड फॉल्स ऑन अनदर बॉडी। तो कोई एक बॉडी अपनी एनर्जी एमिट कर रही है, वो स्पेस में ट्रांसमिट करेगी और वो एनर्जी किसी दूसरी बॉडी में क्या होगी, फॉल होगी। सन का एग्जांपल सेम, सन अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है स्पेस में, खाली जगह में, बीच का मीडियम हीट नहीं होता, और वो पूरी एनर्जी क्या हो जाती है, अर्थ में क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और सेकंड इसका मीनिंग है, सेकंड वन इज दैट एनर्जी इटसेल्फ इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन स्पेस। और एक और चीज क्या हो रही है कि एनर्जी खुद जो है वो क्या हो रही है, स्पेस में ट्रांसमिट हो जा रही है, मतलब खाली जगह में क्या हो जा रही है, एनर्जी हमारी ट्रांसमिट हो जा रही है इसके थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो द हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाई रेडिएशन। तो ये क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो सन की हीट है वो अर्थ पे कैसे आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। दीज आर ट्रेवलिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर ऑफ एम्प्टी स्पेस, आई विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। तो ऑब्वियसली बात है, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस मिलियंस ऑफ किलोमीटर है और एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल कर रही है, बीच में कोई मैटर नहीं है, तो भी क्या हो जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है एक प्रकार के वेव्स के फॉर्म में। अब देखते हैं नेक्स्ट हम थर्मल रेडिएशन क्या होता है। मतलब अब क्या होगा, जो रेडिएशन आता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, बहुत सारी वेवलेंथ्स में होता है। थर्मल रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन होगा जिससे हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। बहुत सारे फॉर्म में रेडिएशन होता है हमारा, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी रेडिएशन होता है, बट हम किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ हीट रेडिएशन के ऊपर फोकस करेंगे हमारा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो क्या होती है, लाइट भी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मतलब क्या है, उसकी दोनों प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। तो जो भी लाइट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो कैसे एमिट होगी, कोई भी बॉडी एमिट करेगी, किसके कारण, अपने टेम्परेचर के कारण। जो भी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा रहेगा, 0 केल्विन से भी ऊपर रहा, तो वो बॉडी क्या करती है, हीट रेडिएट करती है। तो यहां पे क्या होगा, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, अच्छी खासी गर्म है, 1-2 केल्विन, 10 केल्विन भी, कितना भी उसका 0 केल्विन से ज्यादा उसका टेम्परेचर है, तो वो क्या करेगी, रेडिएशन एमिट करेगी हीट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, लाइक radiation by a red hot iron
और लाइट फ्रॉम द फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। तो इसका हम कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो एक रेड हॉट आयरन रहता है वो जो एक रेड प्रकार की लाइट एमिट करता है तो मतलब वो एक प्रकार से रेडिएशन कर रहा है। और आप अपने घर में बल्ब्स देखे होंगे, जो फिलामेंट वाले बल्ब्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं तो उनका फिलामेंट टूट जाता है, वो भी क्या करते हैं लाइट के फॉर्म में क्या करते हैं, एक प्रकार से रेडिएशन एमिट करते हैं, जो पूरे रूम में लाइट रहती है। लाइट भी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है थर्मल रेडिएशन का। और आप देखे होंगे बल्ब को आप छुएंगे तो वो कितना गर्म रहता है, मतलब एक प्रकार से क्या कर रहा है, वो हीट रेडिएट कर रहा है बिना किसी मीडियम के। ओके, यदि हम डायग्राम से समझे तो आप देख सकते हैं सन से क्या होती है, पूरी हीट एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होकर आती है। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है रेडिएशन के फॉर्म में। बट अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे जनरेट होती है, अर्थ के जो कोर में एक सॉलिड कोर होती है और उसके ऊपर एक मोल्टन कोर होती है, वो क्या करती है, रोटेट करती है और वो चार्ज के फॉर्म में रहती है। तो जब चार्ज रोटेट होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इसलिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन से। जो हमारे लिए यूजफुल रहता है हीट एनर्जी के फॉर्म में, बस वही अर्थ में आता है और बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन नहीं आते हैं। जैसे सेम यदि आप मार्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन गिरते हैं क्योंकि उसका खुद का एक एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत मदद करता है। तो रेडिएशन पूरे यूनिवर्स से कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। सन से तो आते ही हैं हीट के फॉर्म में, और भी बहुत सारे फॉर्म में। गैलेक्टिक रेडिएशंस भी रहते हैं, मतलब गैलेक्सी के अंदर से भी बहुत सारे रेडिएशन आते हैं फॉर्म में। ठीक है, जैसे कोई स्टार सुपरनोवा हो गया तो उसका भी रेडिएशन बहुत दूर दूर तक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स में क्या होता है, अर्थ में रेडिएशन आते रहता है। और जो हीट के फॉर्म में आता है वो कैसा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है जो सन से आता है। और एक ऐसी भी चीज होती है कि जितना रेडिएशन अर्थ में गिरता है, मतलब जितनी रेडिएशन एनर्जी, हीट एनर्जी अर्थ में आती है सन के थ्रू, वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं होती। जो भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी वो रिफ्लेक्ट भी करेगी थोड़ी बहुत हीट। तो अर्थ क्या करता है, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन रहता है उसके ऊपर गिरता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है अपने एटमॉस्फेयर के कारण। ठीक है, और जो भी रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्ट एटमॉस्फेयर को कौन ट्रैप कर सकता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की गैसेस है। इसी कारण हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्यों, क्योंकि CO2 क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रख लेता है रेडिएशंस को। और जितने CO2 की मात्रा ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, उतना क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए हमारा क्या हो रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ह्यूमंस के पॉपुलेशन के कारण। ठीक है, तो जितना CO2 ट्रैप रहेगा एटमॉस्फेयर में, उतनी वो कम क्या करेगा, अर्थ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कम कर पाएगा और उतनी वो एब्जॉर्ब करके रखेगा और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आप इमेज से देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्म में रेडिएशन जाता है सन से अर्थ में, मगर अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के कारण वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है, मतलब बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। इतना प्रोटेक्ट करता है कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, वहां कोई भी लाइफ पॉसिबल है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कलर ऑफ बॉडी। क्योंकि रेडिएशन में कलर क्या रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। इसका आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। आप गर्मी के दिनों में जनरली जब आपको धूप में निकलना होगा तो आप अवॉइड करते होंगे कि आप काला कपड़ा पहन के निकले। ऐसा आप जनरली अवॉइड करते होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आप गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहन के निकलेंगे, आप देखना आपकी बॉडी ज्यादा गर्म होगी। तो रेडिएशन कलर पे भी डिपेंड करता है। यदि आप ब्लैक ड्रेस पहन के निकलेंगे तो वो ब्लैक क्या होगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, मगर उसका एक ये फायदा भी रहता है कि वो ज्यादा जल्दी ठंडा भी होता है। तो कलर के ऊपर भी क्या रहता है, रेडिएशन डिपेंड करता है। वेव्स में बहुत सारी प्रकार की लाइट्स होती है। यदि आप व्हाइट कलर पहनेंगे तो वो कम गर्म होगा एज कंपेयर टू यदि आप ब्लैक कलर पहन के मतलब सनी डे के दिन निकलेंगे, क्योंकि ब्लैक ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो रेडिएशन कलर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो वही देखते हैं हम, कलर ऑफ ए बॉडी। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन सम अनदर बॉडी, मतलब यदि किसी बॉडी के ऊपर कोई थर्मल रेडिएशन फॉर्म मतलब फॉल होता है, ठीक है, मतलब थर्मल रेडिएशन क्या, वेव्स के फॉर्म में, और जो हीट फॉल हो रही है, इट में पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शियली एब्जॉर्ब। तो क्या होगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम जैसे सन अर्थ में रेडिएशन देता है तो अर्थ कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट बॉडी एब्जॉर्ब बाई ए रेडिएशन डिपेंड्स ऑन दी कलर ऑफ बॉडी। और कितना अमाउंट ऑफ हीट कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वो किस पे डिपेंड रहता है, उसके कलर में। ऑब्वियस ही बात है, ब्लैक कलर रहा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यदि आपको लग रहा है कि कैसे एग्जांपल को टेस्ट करेंगे तो आप ब्लैक कलर पहन के धूप में निकल सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी ज्यादा गर्म हो रही है। ठीक है, सेम ऐसा हम एक और एग्जांपल कहां देखते हैं, हम अपने कार के सीट कवर्स में। यदि आपका कार का सीट कवर ब्लैक है और आप अच्छे से फिल्म इंसुलेशन नहीं लगा के रखें कांच में, तो आपका कार अंदर से ज्यादा गर्म होगी। ठीक है, तो ब्लैक कलर ज्यादा गर्म होता है। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट shows that radiation of
दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। तो किसी भी बॉडी का कलर क्या शो करता है कि जिस कलर की वो बॉडी है उस कलर का वो रेडिएशन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब उस प्रकार की लाइट की जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ब्लैक का तो कुछ नहीं रहता, तो वो क्या करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी बॉडी का कलर ये बताता है कि वो उस कलर की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, तो ये चीज हमें देखना है कि जो रेडिएशन है वो कलर पे भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो रेडिएशन पढ़ने में ये एक सबसे मेन कंसेप्ट रहता है ब्लैक बॉडी के बारे में जानना, क्योंकि हम एक ऐसी बॉडी लेके चलते हैं जो एकदम मतलब आइडियल हो हमारे लिए, जो पूरा एब्जॉर्ब कर ले और पूरा क्या कर दे, रिफ्लेक्ट भी कर दे। तो देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ओरिजिनली ब्लैक बॉडी आइडियल कोई भी नहीं होती है। जो हमारी ब्लैक बॉडीज रहती है वो इसके नियरली आसपास भी नहीं रहती, मगर हम एक आइडियल कंसेप्ट मानते हैं ब्लैक बॉडी का। देखते हैं क्या होता है। अ ब्लैक बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स all the radiation falling on it is known as a black body। मतलब एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो पूरा रेडिएशन जो उसके ऊपर गिर रहा है उसको वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी 100%, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जिसके ऊपर जो पूरा रेडिएशन गिरे और वो एब्जॉर्ब कर ले। लेबोरेटरीज में भी यदि हम बनाएं तो हम 99.9% ब्लैक बॉडी के आसपास कोई बॉडी बना सकते हैं, मगर 100% ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होगी जो पूरा जो उसके ऊपर रेडिएशन गिरे वो क्या करे, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले। और है इसके डेफिनेशन में, इट एमिट रेडिएशन एट फास्टर रेट्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ब्लैक बॉडी की कि वो रेडिएट, जितना भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरता है वो क्या करती है, उसको फास्टर रेट से एमिट भी करती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे ब्लैक होल्स रहते हैं उनसे कोई भी चीज एस्केप नहीं होती, इवन लाइट तक को वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है। तो ब्लैक होल्स एक प्रकार की ब्लैक बॉडी रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। बट वो भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या करती है, फास्टर वे में रेडिएट भी करती है, और ब्लैक होल्स कुछ भी चीजें रेडिएट नहीं करते। ठीक है, एक प्रकार से बोलते हैं कि एकदम हाई लेवल में जाएंगे तो बोलते हैं ब्लैक होल्स भी कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसको हम हॉकिंस रेडिएशन बोलते हैं। बट वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं आता, वो उसके आसपास के स्पेस के रीजन से आता है। तो एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर जितना रेडिएशन गिरेगा वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी करेगी फास्टर रेट से। इसका एक एकदम मिनिमम एग्जांपल ले सकते हैं हम, जब ब्लैक शर्ट पहन के धूप में निकलेंगे, बहुत सारा रेडिएशन हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, मगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं रहेगी वो भी। द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेंगे बोलेंगे। तो हर बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी और हर बॉडी रेडिएट भी करेगी, ठीक है, अपने टेम्परेचर के कारण। द ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल रेडिएटर। और ब्लैक बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का आइडियल रेडिएटर भी बोलते हैं, जो मैक्सिमम रेडिएट भी कर देता है। आ perfect black body absorbs 100% of the radiation falling on it। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करेगी, जितना उसके ऊपर रेडिएशन फॉल हो रहा है वो क्या कर लेगी, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। इज ओनली एन आइडियल कंसेप्ट। और ये क्या है, एक प्रकार का आइडियल कंसेप्ट ही है। इसकी मदद से हम यूज करके सारी चीजों को बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज विद इन द यूनिवर्स, यदि हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी। तो वहां पूरे यूनिवर्स में यदि हम देखें तो कोई भी एग्जिस्टेंस ऐसी बॉडी नहीं है जो पूरा एब्जॉर्ब कर ले और पूरा रिफ्लेक्ट कर दे। हाउएवर लंप ब्लैक क्या है, एक प्रकार का कलर होता है। इस कलर को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एक प्रकार का मैट ब्लैक होता है। कारों में आप ये कलर देखे होंगे, मैट ब्लैक कलर, जो क्या रहता है, एकदम डल डार्क कलर रहता है। मतलब उसको देखने से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम ही काला दिख रहा है। शाइनिंग ब्लैक कलर नहीं होता, वो एकदम डल ब्लैक, जिसको हम मैट ब्लैक कलर भी बोलते हैं। तो लंप ब्लैक एक कलर होता है जिससे यदि हम बॉडी बनाए तो इस क्लोज टू ए ब्लैक बॉडी, वो क्या रहता है, एक प्रकार का क्लोज रहता है ब्लैक बॉडी से, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओनली 1% ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि वो लगभग 1% ही क्या करता है, लगभग 1% क्या करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी उसमें गिरता है। बट ये तो थ्योरेटिकल डाटा है, ओरिजिनली अब रियल लाइफ में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा 3 से 4% क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी उसके अंदर इंसिडेंट, मतलब जो भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरता है। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी जो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आसपास है ब्लैक बॉडी के सारी चीजें, मगर कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम रेडिएशन के बारे में देख रहे हैं तो देखते हैं हम कैसे उसको मेजर करेंगे। एब्जॉर्प्टिविटी, इमर्सिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी मतलब कितनी पावर है उसकी, कैसा वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इमर्सिविटी मतलब कितना रिफ्लेक्ट, मतलब कितना वो क्या कर रहा है, रेडिएशन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा,
एब्जॉर्प्टिविटी एंड इमर्सिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में भी देखेंगे हम, इमर्सिव पावर के बारे में भी देखेंगे एंड इमर्सिविटी के बारे में भी देखेंगे कि क्या होता है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर, इमर्सिविटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में। तो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम। तो क्या होगा ये रेशियो, किसका रेशियो होगा कि एक बॉडी में कितना रेडिएशन गिर रहा है एक समय में और वो बॉडी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसी समय में। ये क्या बताएगा, हमारा एब्जॉर्प्टिविटी पावर बताएगा। इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट थर्मल रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रही है बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में टू दी टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन सेम टाइम। मतलब एक बॉडी के ऊपर रेडिएशन गिर रहा है और वो बॉडी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, और उसी पर्टिकुलर टाइम में उसके ऊपर कितना रेडिएशन गिर रहा है। एक ब्लैक बॉडी का क्या होगा, 100% होगा क्योंकि वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रेशियो बताता है कि किसी बॉडी में कितना रेडिएशन गिर रहा है और वो कितना एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर, कितना वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी पावर इज नोन एज एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस भी बोलते हैं इसको और एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं ऑफ द बॉडी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ए मतलब हमारा एब्जॉर्प्टेंस, या एब्जॉर्प्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड, पहले रेशियो किसका है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड का है, उसके ऊपर कितना रेडिएशन गिर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कितनी एनर्जी गिर रही है और वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, जितनी एनर्जी उस पर गिर रही थी उसी पर्टिकुलर टाइम में। तो ऊपर क्या आएगा, रेशियो आएगा, कितनी एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है डिवाइड बाय कितनी एनर्जी उसके ऊपर गिर रही है, एनर्जी इंसिडेंट कितनी उसके ऊपर गिर रही है और वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या होगा, उसी का रेशियो होगा। ऊपर में क्या आएगा, जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और नीचे वाले में टर्म क्या आएगी, जितनी एनर्जी उसमें गिर रही है, मतलब जितना रेडिएशन उसमें गिर रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में। इमर्सिव पावर के बारे में देखते हैं। द इमर्सिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर, ये इमर्सिव पावर ही क्या रहता है हमारा, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और यही चीज हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते हैं। मतलब कोई भी बॉडी के बारे में आपको बोलेगा कि वो कितनी एनर्जी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो हम उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ही निकालेंगे वहां पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। द इमर्सिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी बॉडी की इमर्सिव पावर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एंड फॉर ए गिवन वेवलेंथ लैम्डा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी विद ए यूनिट वेवलेंथ रेंज अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा। मतलब क्या होगा, इसका सिंपल मीनिंग है कि एक बॉडी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में पर यूनिट सरफेस एरिया में। मतलब यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ई से, कि कितनी एनर्जी कोई बॉडी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। और इस ई के एक्सप्रेशन में क्या होता है, ऑलरेडी एरिया इंक्लूड रहता है। मतलब यदि हम और इसको सेंस में देखें तो ये जो ई है, कितनी कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो उसमें टर्म रहती है, एक तो हीट की टर्म रहती है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर में, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, ये सारी चीजें रहती है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फॉर ए गिवन वेवलेंथ, ठीक है, कितने वेवलेंथ की वो क्या करता है, डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक टाइम में एक बॉडी पर यूनिट एरिया उसी समय में कितनी एनर्जी रेडिएट करती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में। और हम क्या बोल सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारी इमर्सिव पावर की कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, एक एब्जॉर्ब कर रही थी, एब्जॉर्प्टिविटी था वो, दूसरा हम इमर्सिव पावर के बारे में देख रहे हैं, एक बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट अपने सरफेस एरिया से। मतलब इतनी बड़ी बॉडी है तो वो अपने सरफेस, छोटे से सरफेस एरिया, एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो बॉडी है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में है, तो मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वो एमिट कर रही है, तो कितना वो रेडिएट कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर टाइम में, यही क्या होगी, एब्जॉर्प्टिविटी पावर होगी। और इसी की पावर का रेशियो हम एक ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर से ले लेंगे तो उसको हम इमर्सिविटी बोलेंगे। देखते हैं, द रेशियो ऑफ इमर्सिव पावर ई
ऑफ ए बॉडी, मतलब एक किसी बॉडी की हम इमर्सिव पावर देख रहे हैं कि वो बॉडी कितना रेडिएट कर रही है टू दी इमर्सिव पावर ई, कैपिटल ई से हम क्या बोलते हैं, ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो किसका रेशियो है, एक बॉडी कितना रेडिएट कर रही है डिवाइड बाय एक ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट कर रही है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, हमारा इमर्सिविटी बताएगा एट दी टेम्परेचर। ऑब्वियस ही बात है, एक चीज सेम लेनी पड़ेगी, दोनों चीजें सेम टेम्परेचर पे होगी। मतलब एक बॉडी कितना रेडिएट कर रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ब्लैक बॉडी भी उसी टेम्परेचर में, और ब्लैक बॉडी उसी टेम्परेचर में कितना रेडिएट कर रही है, दोनों का रेशियो क्या बताएगा, हमारा इमर्सिविटी बताएगा। इट्स कॉल्ड इमर्सिविटी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो इमर्सिविटी कैसे निकालेंगे हम, एप्सिलॉन से। E मतलब एक बॉडी कितना रेडिएट कर रही है और उसी टेम्परेचर में एक ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट कर रही है, ब्लैक बॉडी की इमर्सिव पावर कितनी है, तो ये दोनों का क्या बताएगा, रेशियो बताएगा, इमर्सिविटी। ओके, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम यही निकालेंगे, इमर्सिविटी मतलब कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रही है। अब रेडिएशन को समझने के लिए किन्होंने लॉ दी, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने अपनी लॉ दी कि कैसे हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनका फॉर्मूला देखते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट, स्टीफन बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ दी रेडिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय ए यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब फर्स्ट देखते हैं हम, टोटल एनर्जी एमिट जो कर रही है एक बॉडी पर सेकेंड, मतलब टाइम के साथ, पर यूनिट एरिया, मतलब इतनी बड़ी बॉडी है उसका एक छोटा सा पोर्शन पर सेकेंड में, ठीक है, पर यूनिट एरिया उसका, इसलिए मैंने छोटा सा पोर्शन बोला, ये कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी अपने यूनिट एरिया से, जैसे पेन बोलूं, ये पेन का एक छोटा सा हिस्सा को मैं ले लूं, उसका यूनिट एरिया हो गया, और ये अपने छोटा सा हिस्सा जो यूनिट एरिया है वो पर टाइम में, यूनिट एरिया बोल दिया तो पर यूनिट एरिया तो है ही, एक टाइम में वो कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है उसकी पावर 4 का। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। मतलब कोई भी बॉडी कितना है ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है, बट इसको हम नॉर्मल चीजों के लिए भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये उन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए दिया, हम एक नॉर्मल चीज के लिए भी, नॉर्मल बॉडीज के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम अपने लेवल में। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जितना एनर्जी रेडिएट करेगी वो क्या होगा, उसका सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा, मतलब उसका कितना टेम्परेचर है उसकी पावर 4 कर दो तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी वो एनर्जी क्या करेगी, ब्लैक बॉडी रेडिएट करेगी पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में। तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चन में देता है, हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें वैल्यू देगा, बट कहीं कहीं पे नहीं दिया तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना रेडिएशन के फॉर्म में, यदि रेडिएशन हम पढ़ रहे हैं तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। कैसे, एनर्जी की यूनिट है और टेम्परेचर की यूनिट है, तो एक तो एनर्जी और पर यूनिट, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया रहती है, तो मीटर स्क्वायर इसलिए आ रहा है, एनर्जी का वॉट आ रहा है और टेम्परेचर की पावर 4 है इसलिए वो आ रहा है यहां पे। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यदि सिग्मा को यहां पे हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वो एनर्जी बाई T की पावर 4 होगा। ओके, अब एनर्जी की यूनिट तो वॉट होगी क्योंकि वो क्या है, हीट पर सेकेंड, एक प्रकार का जूल्स पर सेकेंड है, तो वॉट उसकी यूनिट आ गई। ठीक है, और ये जो एनर्जी है इसको हम पर यूनिट एरिया में देख रहे हैं, पर यूनिट एरिया की ब्लैक बॉडी कितना एमिट करेगी, वॉट में तो टाइम कंसीडर हो गया, एरिया को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो नीचे क्या होगा हमारा, मीटर स्क्वायर होगा एरिया का, और टेम्परेचर की पावर 4 है मतलब केल्विन की पावर 4। तो आप किसी को भी देख के उसका आप यूनिट डिवाइस कर सकते हैं कि क्या होगा, डिड्यूस कर सकते हैं आप इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। इसको हम यूज करेंगे कोई बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है निकालने के लिए। ओके, अब यदि कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, अब यदि कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यदि कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है एंड हैज इमिसिविटी, देयरफॉर द रिलेशन गेट्स मॉडिफाइड। उसकी इमिसिविटी है मतलब हम उसको ब्लैक बॉडी के साथ उसको हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की इमिसिविटी भी, उसका रेशियो रहता है किसका, एक बॉडी की
इमर्सिव पावर और उसी बॉडी सेम टेम्परेचर में जब ब्लैक बॉडी रहेगी तो उसकी इमर्सिव पावर क्या होगी, हमने देखा इमर्सिविटी का रेशियो क्या होता है, तो उस केस में एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4। तो जो भी बॉडी होगी उस बॉडी की इमर्सिविटी हमें गिवन रहती है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 5.67 × 10 टू द पावर -8 स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की पावर 4। तो यदि कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं हुई तो उसकी इमिसिविटी हमें गिवन रहेगी। कोई ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी क्या होगी 1 होगी, ऑब्वियस ही बात है। वेयर एप्सिलॉन इज द इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी है उसकी इमिसिविटी क्या रहेगी हमें गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ओके आगे बढ़ते हैं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर निकालो केल्विन में, एट विच ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर के हिसाब से, पर सेंटीमीटर एरिया के हिसाब से इतनी वॉट एक बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है। ठीक है, वॉट मतलब जूल्स पर सेकेंड एक प्रकार का। ठीक है, गिवन सिग्मा इक्वल टू 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो मैंने आपको बोला स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहेगी, नहीं भी गिवन रही तो आपको याद रखना है क्योंकि वो जरूरी रहता है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है एक बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी क्या कर रही है, इतनी हीट रेडिएट कर रही है और उसका टेम्परेचर ही कैलकुलेट करना है और स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू गिवन है। और क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, एक और चीज, विच इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी दिया है मतलब इमिसिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे एप्सिलॉन की। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी। छोटा सा क्वेश्चन है, यदि आप इसको 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे तो कम नंबर मिलेगा, इससे अच्छा पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व करिए। तो क्या गिवन है हमें, परफेक्ट ब्लैक बॉडी दिया है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो बॉडी है उसकी इमिसिविटी क्या होगी 1 होगी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कितनी हीट रेडिएट कर रही है वो E, इसकी इमर्सिव पावर, और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो होती ही है, इसलिए इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है। वॉट क्या होगा जूल्स बाय सेकेंड, तो एनर्जी टाइम के साथ है इसलिए, और मीटर स्क्वायर भी है। तो कितना दिया है हमें, उसकी कितनी हीट वो रेडिएट कर रही है 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से हमने यूनिट्स के बारे में इतना डिटेल में स्टडी किया है कि अब आप पूरी चीजें समझ पा रहे होंगे। ओके, अब क्या है, हम सारी चीजें किसमें करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 5.67 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इंटू, और नीचे में है तो इंटू 10 टू द पावर 4 करेंगे हम, वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में रहता सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 टू द पावर -4 कर दे, अभी नीचे में तो 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ओके, और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी है हमें 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और क्या दी हमें, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी है। क्या निकालना है हमें, बॉडी का टेम्परेचर निकालना है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा, मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा देंगे बिल्कुल। तो वो क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी की एनर्जी जितना वो रेडिएट करती है, मतलब इमिसिव पावर किसके बराबर होगी, सिग्मा टी टू द पावर 4 के। ओके, तो अब हमें क्या करना है, टी टू द पावर 4 ही निकालना है। तो टी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, टी इज इक्वल टू ई बाई सिग्मा की पावर, अब ये 1/4 हम कहां दे देंगे, यहां पे दे देंगे, इसके ऊपर 4 है तो उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ओके, अब ई की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 5.67 इंटू 10 टू द पावर 4, और नीचे भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 है, और पूरे की पावर क्या है यहाँ पे 1/4 है। ओके, तो 5.67 कैंसल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 है और -8 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी पावर, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 8 हो जाएगा हमारा
10 to the power 12 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है 1/4, तो यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 10 to the power 3, मतलब 1000 केल्विन क्या रहेगा उस बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ऐसी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या है, एक प्लेट का है, ठीक है। अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट, एक थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, थिन मतलब ज्यादा उसकी चौड़ाई नहीं है, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लेंथ, और उसकी विड्थ दी है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी है, मोटाई नहीं है उसकी, थिन है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, हीटेड इन अ फर्नेस टू 600 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने हीट कर रहे हैं एक फर्नेस में 600 डिग्री सेल्सियस तक, एंड टेकन आउट, और फिर क्या किया, बाहर निकाल ली। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द शीट एट दिस टेम्परेचर, कितनी पावर की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि वो शीट 600 डिग्री सेल्सियस में ही रहे और उसका टेम्परेचर कम ना हो। गिवन दैट इमर्सिविटी इज 0.250, इमर्सिविटी की वैल्यू दी है, क्योंकि ब्लैक बॉडी नहीं है इसलिए इमर्सिविटी की वैल्यू दी है 0.250, नेग्लेक्ट हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, हीट लॉस कन्वेक्शन से नेग्लेक्ट करिए, मतलब पूरा रेडिएशन का ही यहां पे काम होगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी है हमें 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ओके, तो कितना एनर्जी लगेगा, कन्वेक्शन हमें वो करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब कितना हम उसमें रेडिएशन एनर्जी देते रहेंगे ताकि वो बॉडी 600 डिग्री सेल्सियस में ही रहे। ओके, तो देखते हैं कितना वो रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगी, उतनी एनर्जी हम उसको देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जितनी वो 600 डिग्री सेल्सियस में हीट एनर्जी रेडिएट करेगी उतनी एनर्जी उसको देंगे, तो वो 600 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल मेंटेन रहेगी, यदि कन्वेक्शन नहीं हो रहा है वहां पे तो, और हमें नेग्लेक्ट करने भी बोला है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज देखते हैं अपनी क्या क्या गिवन है। बॉडी की हमें लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, मीटर में करना पड़ेगा सारी चीजों को। विड्थ गिवन है बॉडी की, एक साथ कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट इसको, 12 सेंटीमीटर। टेम्परेचर दिया है बॉडी का जो कितना है 600 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे हमें वर्क करना पड़ेगा पूरा किसमें, केल्विन में, तो कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 600 प्लस 273, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा बॉडी का 873 केल्विन आ जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। ओके, और क्या दिया है, बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसकी इमिसिविटी दी है जो कितनी है 0.250। तो ये क्वेश्चन के ये डाटा में थोड़ा सा वो था, कहीं कहीं पे डाटा 0.0250 दिया था, कहीं कहीं पे 0.0, यहां पे एक और जीरो था कहीं कहीं पे डाटा में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वैसा यूज करिए, आंसर आपका उस हिसाब से अलग आएगा, मगर वो सही आंसर आएगा जो भी आएगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे, चेंज भी कर दे, आपका आंसर अलग भी आए तो भी मगर वो क्या आएगा, सही आएगा, जो क्वेश्चन की वैल्यू है उस हिसाब से वो परफेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो ये सब गिवन डाटा हमें गिवन है, कितना इसमें पावर हमें देना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्लेट है ये क्या होगी, दोनों तरफ से हीट रेडिएट करेगी, इसका एक सरफेस से तो वो करेगी एक अपने हिस्से से, मगर दूसरे से भी करेगी, तो यहां पे एरिया हमें दोनों लेना पड़ेगा, प्लेट का आगे का भी और पीछे का भी, क्योंकि वो दोनों तरफ से हीट रेडिएट करेगी, तो जो एरिया हम लेंगे उसको 2 लेंगे। तो एज एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम बोथ साइड, कौन से दोनों साइड, प्लेट के दोनों साइड से एनर्जी रेडिएट होगी, तो एरिया क्या होगा हमारा, दुगना करना पड़ेगा, दोनों तरफ का एरिया लेना पड़ेगा हमें, तो 2 इंटू LW, ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर,
विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर है, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में करने के लिए 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर -4, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो ये किसमें आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर तो यहां से हमारा एरिया कितना आएगा प्लेट का, प्लेट का एरिया आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.036 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस प्लेट का एरिया आ जाएगा। वो एरिया दुगना है, दोनों तरफ का एरिया है, इस तरफ का भी इस तरफ का भी, क्योंकि दोनों तरफ से वो रेडिएट कर रहा है, इसलिए हम दोनों एरिया ले रहे हैं उसका। ओके, अब हम निकाल सकते हैं अपना नेक्स्ट जो हमें निकालना है, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस और एक प्रकार से क्या निकाल रहे हैं हम, पावर निकाल रहे हैं। हीट लॉस मतलब क्या, हम जूल्स पर सेकंड में हीट को निकालेंगे ना, तो वो एक प्रकार से वॉट है, और एक प्रकार से क्या निकाल रहे हैं हम, पावर निकाल रहे हैं। इतनी पावर उसको देनी पड़ेगी जितनी वो लॉस कर रहा है, ठीक है, बाय द शीट, जितनी वो लूज करेगा उतनी पावर हम देख लेते हैं और उतनी पावर उसको देंगे तो निकल जाएगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक प्रकार का H निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, Q/T निकाल रहे हैं, वॉट जूल्स पर सेकेंड निकाल रहे हैं हम, और हम क्या निकाल रहे हैं, मतलब इमर्सिव पावर निकाल रहे हैं, मतलब कितना वो रेडिएट कर रहा है, और वो कैसे निकाल रहे हैं हम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के लिए निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। तो जो E का फॉर्मूला था उसमें ऑलरेडी एरिया कंसीडर रहता ही है, जो हमने फॉर्मूला अभी देखा है उसमें ऑलरेडी वो पर यूनिट एरिया के लिए ही रहता है, क्योंकि पर यूनिट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के लिए रहता है, तो वो E नॉर्मली रहता ही है, एरिया उसमें इंक्लूडेड रहता है। मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिख के दिखा रहा हूं ताकि वो समझ में आए, T⁴। नॉर्मली आप इसको E भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एरिया ऑलरेडी कंसीडर रहता ही है, तो E बोल सकते हैं, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि E के पास क्या क्या रहता है। ओके ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे हमें जो निकालना है इमर्सिव पावर, मतलब हम नॉर्मली E ही निकाल रहे हैं, वो एरिया ऑलरेडी कंसीडर रहता है उसमें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया। तो हाँ, एक और चीज, अब क्या होगा, यहाँ पे एरिया है तो हमें इसको एरिया देना पड़ेगा, वो कंसीडर तो रहता है मगर वो क्या आता है, पर यूनिट एरिया के लिए आता है। यहां पे क्या होगा, हमें उसकी हीट लॉस निकालना है, मतलब हमें सिर्फ हीट बाय टाइम निकालना है, हमें एरिया निकालना नहीं है, एरिया पर यूनिट एरिया के लिए नहीं निकालना है, पूरी बॉडी कितना लॉस कर रही है वो चीज निकालना है, तो एरिया को वहां पे देना पड़ेगा। इसका मतलब यदि हम E देखें तो क्या आएगा, एक प्रकार की एनर्जी टाइम के साथ ही है वो, इसका मतलब तो ये क्या हो जाएगा, एरिया एप्सिलॉन सिग्मा T⁴, याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूले में एरिया नहीं रहता है क्योंकि एरिया वो E से डिवाइडेड रहता है, ए को हमें वहां देना पड़ेगा, और एनर्जी है तो यहाँ पे टाइम लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक प्रकार से उसको कंपनसेट कर ही रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहां पे क्या क्या टर्म है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे एरिया की, कितना था एरिया हमारा 0.036 आया था। ओके, एप्सिलॉन मतलब इमर्सिविटी की कितनी वैल्यू दी है, 0.250 इंटू फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, टेम्परेचर जो कितना आया था 873 है, 873 की पावर 4। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, जो E आ रहा है हमारा, क्योंकि हमें Q/T निकालना था, एरिया रहता है तो एरिया देना पड़ेगा हमें वहां पे, तो E हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 296.40, क्या यूनिट्स होगी, जूल्स पर सेकंड में ही होगी क्योंकि Q और टाइम दोनों है, यहाँ पे एनर्जी और टाइम दोनों है, जूल्स पर सेकंड, या हम इसको बोल सकते हैं E इक्वल टू हमारा कितना आएगा 296 वॉट्स में। इतनी एनर्जी वो लूज करेगा, इतनी एनर्जी हम उसको देते रहेंगे, तो वो 600 डिग्री सेल्सियस में गर्म रहेगा बिंदास। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, अब हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ।
तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलती है कि जिस भी वेवलेंथ से ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी, एक तो वो मैक्सिमम होगी और वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। कोई भी ब्लैक बॉडी जो भी वेवलेंथ से क्या करेगी, हीट एमिट करेगी, वो एक तो मैक्सिमम होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या बोल रहा है, केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है। अब वेवलेंथ, यदि किसी को डाउट होगी वेवलेंथ क्या होती है, तो जितना भी रेडिएशन होगा वो क्या होगा, वेव के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं उसको। तो कोई भी वेव को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके वो वेव क्या करती है, वेरी करती है टाइम के साथ। तो ये जो वेव का जो एक जो क्रस्ट है, मतलब जो एक उसकी हाइट है, उसका जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं इसकी। तो हर वेव की क्या होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी। जैसे कोई वेव बड़ी हुई तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, और हम लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ। तो रेडिएशन किस फॉर्म में हो रहा है, वेव के फॉर्म में हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ ये बताती है कि वो वेव कैसी है, उस वेव की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे बताती है, वेवलेंथ बताती है। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारी क्या बोलती है, डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट कर रहे हैं, वेवलेंथ corresponds to which energy emitted by a black body, मतलब वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ से करस्पॉन्ड करके क्या करती है, ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है, इज मैक्सिमम, एक तो वो मैक्सिमम होगी, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में टेम्परेचर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, टी को हम लैम्डा के साथ ले लेते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और यही बी क्या होता है, विन्स कांस्टेंट होता है। जैसे प्रीवियस वाली लॉ में हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखा था, वैसे यहां पे विन्स डिस्प्लेसमेंट बी होता है, विन्स कांस्टेंट की वैल्यू बी होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अब ये जो इसकी यूनिट है, इससे आप इन लोग दोनों की भी यूनिट समझ सकते हैं, कैसे, वेवलेंथ, इसका मतलब क्या होगा, जो भी वेवलेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, और टेम्परेचर क्या है, केल्विन में। भले वो बहुत कम वेवलेंथ है, 10⁻⁻ में पावर में आएगी, मगर जो वेवलेंथ है वो मीटर में आएगी और टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। तो कांस्टेंट की यूनिट देख के हम दोनों की यूनिट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या बोलती है, कोई भी ब्लैक बॉडी जिस भी वेवलेंथ से रेडिएशन एमिट करेगी, एक तो वो मैक्सिमम होगा और क्या होगा, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और ये जो विन्स कांस्टेंट है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में पूछेगा तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये क्या है, विन्स कांस्टेंट, इन लोग दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, अ हॉट बॉडी हैविंग सरफेस टेम्परेचर 1327 मतलब 1327 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी गिवन विन्स कांस्टेंट। कितना दिया, विन्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो मैक्सिमम जो भी हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको गिवन रहेगी, मगर आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए यदि आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि कहीं पे यदि वैल्यू नहीं गिवन रही तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉडी का सरफेस टेम्परेचर 1327 डिग्री सेल्सियस है और उसकी वेवलेंथ निकालो एट विच इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कौन सी वेवलेंथ पे वो रेडिएट करेगी, निकालो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं। ओके, तो क्या क्या गिवन है हमें देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जैसे आप फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। हमें टेम्परेचर दिया है बॉडी का और कितना दिया है 1327 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। 1327 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा ये 273 प्लस करेंगे तो 1600 केल्विन आ जाएगा। 1600 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर आ गया। और क्या दिया है हमें, विन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है बी की 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन।
ओके और हमें निकालना क्या है यहां पे, वेवलेंथ निकालना है, मतलब लैम्डा एम निकालना है। कौन सी वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम रेडिएशन क्या करेगी, एमिट करेगी। तो सिंपली विन्स लॉ लगा देंगे हम, जो क्या बोलती है, लैम्डा एम टी इक्वल टू क्या होगा, विन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है, हमें लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई टी। ओके, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय टेम्परेचर, जो कितना आया हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा 1600। तो यहां से लैम्डा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट्स में आएगी, देखते हैं कितनी आएगी, 0.1234 मीटर। यदि आप सॉल्व करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, या आप 10 टू द पावर 3 को लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा सीधा पावर में। तो ओरिजिनल आंसर कितना होगा, लैम्डा एम, ऊपर वाला आंसर भी सही रहेगा और मेन आंसर रहेगा 1.81 इंटू 10 टू द पावर -6। देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, ओके, 10 टू द पावर -6 मीटर्स में आएगी। तो ये जो वेवलेंथ है, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसमें वो बॉडी मैक्सिमम एनर्जी क्या करेगी, रेडिएट करेगी। ओके, तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या होगा, दोनों लॉ यूज होगी, विन्स लॉ भी और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी। ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कंसीडर अ फिलामेंट विच इज इनडायरेक्टली हीटेड। एक फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब क्या होता है, जो बल्ब के अंदर जो तार आपको घुमा हुआ दिखता है वही फिलामेंट होता है। कोई भी आप बल्ब देखे होंगे जो फ्यूज हो जाता है, उसके अंदर वो तार टूटा हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज। तो वही फिलामेंट है, उसको हम इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट कर रहे होंगे। द रेडिएटिंग मैक्सिमम एनर्जी हैविंग वेवलेंथ 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ओके, वेवलेंथ दी है, जिस वेवलेंथ से एनर्जी रेडिएट हो रही है, और मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ से रेडिएट हो रही है वो गिवन है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये क्या है हमारा ई का फॉर्मूला, जो हमारा क्या रहता है, एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4। और एप्सिलॉन यूज करेंगे तो नहीं तो ब्लैक बॉडी होगी तो एप्सिलॉन भी यूज नहीं करेंगे। तो डिटरमाइन करना है हमें हीट एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हमें एक और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहां पे जब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे तो यहां पे हम टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे आप। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो हमें वेवलेंथ दी है, जिस वेवलेंथ से वो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रहा है, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर में है। बट हम क्या करेंगे, सारी चीजें मीटर में लेते हैं, तो हम इसको मीटर में कर लेंगे। 3.4 इंटू 10 टू द सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, क्योंकि और एक 10 टू द पावर -2 इंटू कर देंगे, तो 10 टू द पावर -7 मीटर में आ जाएगा ये। ओके, और हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है, तो उसको हम T0 से डिनोट करते हैं, कभी कभी उसको हम T इंफिनिटी से भी डिनोट करते हैं, मतलब एम्बिएंट कंडीशन का। और वो कितना दिया है, 17 डिग्री सेल्सियस दिया है। ओके, तो इसको हम क्या कर लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 17 + 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290 केल्विन आ जाएगा हमारा। ओके, और हमें क्या दिया है, हाँ, इस क्वेश्चन में हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और विन्स कांस्टेंट की क्या दी है, वैल्यू गिवन है। वहां पे लिखा नहीं था, बट मैं लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज क्या हो गई, मिस हो गई। यहां पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, फिर भी अगर यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां नहीं गिवन होगी तो आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू, बट इस क्वेश्चन में गिवन है, हमारे वहां पे मेंशन नहीं हुई। तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर केल्विन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्या होगी, वैल्यू मेंशन नहीं होगी, बट इस क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। और विन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है। ओके, निकालना क्या है हमें, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया निकालना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो निकालना क्या है हमें, हीट
हीट ट्रांसफर निकालना है हमें, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या, जो हमारा ई रहता है, एनर्जी क्या हो गई, टाइम हो गया, और ये क्या है, जितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रही है वही चीज है। ओके, और इसी को क्या निकालना है हमें, ये ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में एरिया इंक्लूड रहता है, मतलब हमें सिर्फ ई निकालना है, पर यूनिट एरिया, मतलब सिर्फ हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी क्या रहता है, जो हमारे इसके पास फॉर्मूला हम देखें वो फॉर्मूले में पर यूनिट एरिया में ही आती है वो, तो यदि एरिया दिया रहता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम सिर्फ ई निकालेंगे तो हमारा ऑलरेडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के साथ ही वो निकलेगा। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करके क्या करते हैं, हमें वेवलेंथ दी है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे टेम्परेचर निकाल लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करते हैं, जो क्या बोलता है, लैम्डा एम टी इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल टू बी। ओके, क्या निकालना है हमें, टेम्परेचर निकालना है। ये तो एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है हमें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, तो निकाल लेते हैं। टी इक्वल टू क्या होगा, बी बाई लैम्डा एम होगा। ओके, बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय, और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो तो ये -3 खत्म, और ये -7 क्या बचेगा, सिर्फ -4 बचेगा यहां से। ठीक है, -4 नीचे, -4 ऊपर जाएगा तो +4 आएगा, मतलब 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और बस आपको 2.8 डिवाइड बाय 3.4 करना है, तो कितना आएगा आपका 0.8529 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा। इसका मतलब टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारा, 8529 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 8529 केल्विन। ओके, फर्स्ट हमने टेम्परेचर निकाल लिया, अब हमने क्या करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा लेंगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा के हम क्या निकाल सकते हैं कि कितनी वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ओके, तो ये वाली लॉ क्या होगी, ई एप्सिलॉन नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू, इमिसिविटी की वैल्यू नहीं दी तो 1 ले लेंगे, ई सिग्मा टी टू द पावर 4 होता है। बट यहां पे क्या है, दो ठोक टेम्परेचर है, एम्बिएंट का भी टेम्परेचर हमें गिवन है, उसके पहले, इसके पहले जो लॉ रहती थी उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं रहता था, एक ही टेम्परेचर पे बॉडी रेडिएट कर रही थी। तो यहां पे क्या लेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, इस टेम्परेचर का और इस टेम्परेचर का, और दोनों की पावर क्या होती है, टी टू द पावर 4 होती है, तो दोनों का डिफरेंस होगा और पावर में 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, 8529 की पावर 4 माइनस 290 की पावर 4। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि सिग्मा टी टू द पावर क्या होता है, 4 होता है वहां पे। ओके, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 5.67 स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इंटू 10 टू द पावर -8 और इंटू 8529 की पावर 4 माइनस 290 की पावर 4। ओके, तो यहां से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं, 3 बड़ा सा आंसर आएगा, 300 370 370 ये क्या आ जाएगी हमारी, एनर्जी रेडिएट कर रही। और किस में निकालना है हमें, जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या बोला है, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हीट पर यूनिट टाइम मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा हमारा, वॉट हो जाएगा, और पर यूनिट एरिया मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको हम किस में लिखेंगे, पावर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3003 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 3 कितना जीरो है, 3 0 003 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आंसर। थोड़ा बहुत आपका आंसर वेरी कर सकते हैं वैल्यूज में, बट एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर आया है इसको पॉइंट में भी ले लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, हल्का सा डिविएट होगा, मगर बहुत बाद वाले डिजिट में डेविएट होगा। वो ओरिजिनल जो रहेगा 5-10 के जो रहेगा उसी में आएगा वो आपको, मतलब आपका सही आंसर आएगा। बस यदि आप इसको कुछ लोग पॉइंट्स में ले लेते हैं तो आंसर थोड़ा सा चेंज होता है, बट ये भी क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है उसका। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो ये क्या था, रेडिएशन से रिलेटेड क्या थे हमारे क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कभी कभी आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पूछता है, और ये किससे रिलेटेड रहता है, ये जनरली हमारा
कन्वेक्शन से रिलेटेड रहता है। जैसे इसके पहले हमने कंडक्शन में एक हीट ट्रांसफर की इक्वेशन देखी थी, जो क्या थी, Q इज इक्वल टू के डेल टी बाई एल। ये हमारी थी हीट ट्रांसफर की इक्वेशन कंडक्शन में। तो ये जो इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये हमारी किस में यूज होती है, कन्वेक्शन में यूज होती है। और क्या बोलती है ये लॉ देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस मतलब कोई बॉडी हीट लॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है, ठंडी हो रही है, तो वही ब्रैकेट में कूलिंग। रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ ए बॉडी मतलब कोई भी बॉडी जो भी हीट लॉस करेगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, वो डायरेक्टली उसके टेम्परेचर डिफरेंस से। मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई भी बॉडी अपना हीट लॉस कर रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा उसका। तो जो भी बॉडी हीट लॉस करेगी मतलब कूल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मतलब जो भी हीट लॉस होगा क्यू डॉट भी बोल सकते हैं या क्यू बाई टी भी बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल टी के, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर के, कि पहले जब गर्म थी तो कितना टेम्परेचर था और जब उसकी हीट लॉस हो गई तब कितना टेम्परेचर था उसका, बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। और बॉडी और सराउंडिंग के बीच का मतलब बॉडी लॉस कहां करेगी, ऑब्वियसली बात है जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो अपने इन्वायरमेंट में ही लॉस करेगी। और कितना हीट लॉस करेगी, जब तक वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर तक नहीं आ जाती। तो उसका टेम्परेचर, हॉटेस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का डिफरेंस को भी हम बोल सकते हैं यहां पे, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। तो ये वाली लॉ हम कब यूज कर सकते हैं, जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होगा। एकदम ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहा बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में, मतलब सराउंडिंग वातावरण के बीच में और बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहा, तब ये लॉ थोड़ा लगाने में मुश्किल होती है। ओके, तो क्या होगा, क्यू डॉट मतलब ये हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। क्यू डॉट लिखने का मतलब ये होता है कि किसी का भी वो रेट बताता है। इसका मतलब क्या है, ये क्यू बाई टी ही है। यहाँ कोई भी चीज टाइम के साथ आपको लिखनी तो आप उसके ऊपर डॉट लगा के लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हीट फ्लो रेट बता रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। उस बॉडी का टेम्परेचर जो गर्म था जब उसका टेम्परेचर क्या है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 मतलब वातावरण, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है। अब जब आप ये फॉर्मूला बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में ये फॉर्मूला कैसे रहता है, बुक्स में ये फॉर्मूला आपको ऐसे देखने मिलेगा, dq बाई dt माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी लिख सकते हैं या हम t माइनस T0 लिख दे, दोनों का मतलब ये। तो बुक में जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको यहां पे वो माइनस साइन लिखा हुआ दिखाएगा। तो इसका मतलब वो माइनस साइन से ये बताता है कि हीट लॉस हो रही है। बट यहां पे एकदम सही नहीं रहेगा कि माइनस साइन लगाना। हीट जो भी लॉस हो रही है, ऑब्वियसली बात है साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, बट वो थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। तो आप बुक्स में देखेंगे तो ऐसा माइनस साइन यहां पे लगा हुआ दिखता है, बट एकदम सही नहीं है वो। आप और सर्च करेंगे तो आपको माइनस साइन लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो बुक में देखेंगे तो आपको माइनस साइन लगा हुआ मिलेगा, मगर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे कुछ नहीं लगता, हमें बस एक प्रकार का मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो बुक में माइनस साइन लगे रहता है वो हल्का सा क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि जनरली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में माइनस साइन नहीं लगे रहता, भले वो हीट लॉस ही कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, अब यदि आप बुक्स में एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो कांस्टेंट को चेंज करके क्या करता है, यहां पे कांस्टेंट के बदले के की वैल्यू लिखता है। जो कांस्टेंट है उसके बदले के यूज करता है, सिर्फ के की वैल्यू। तो बुक्स में आप देखेंगे तो क्या आता है, dq बाई dt, एक तो माइनस साइन लगे रहता है, इक्वल टू के टी माइनस T0, ऐसा आपको देखने मिलेगा। तो सिर्फ एक कांस्टेंट वहां पे बुक में यूज करता है। तो याद रखिएगा, जो बुक में वो एक कांस्टेंट यूज करता है, उस एक कांस्टेंट में दो वैल्यूज होती है। याद रखिएगा, एक तो h होता है और एक एरिया होता है उस सरफेस का। कि h क्या होता है, जैसे हम कंडक्शन में देखे थे के क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी था। वो किस पे डिपेंड करता था, मटेरियल्स पे। हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी, जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है वो जल्दी हीट कंडक्ट करेगा, इसका मतलब ये था। तो सब मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। वैसी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होती है, कन्वेक्शन में यूज होती है, जहां पे एयर है, फ्लूइड है, तो हर एक फ्लूइड का अलग अलग क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। तो यहां पे जो ये H रहता है उसका मतलब होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और एरिया क्या रहता है, जो सरफेस एरिया से वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो Q डॉट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, K यूज करेंगे। आपको ऐसा बुक्स में देखने मिलेगा, बट ये K में दो वैल्यू रहती है, एक तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रहता है और एक एरिया रहता है। तो ओरिजिनली क्या एक्सप्रेशन रहता है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या रहता है, हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन रहता है HAT माइनस T0। ये T बॉडी का टेम्परेचर है और T0 क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। वहां वेयर यहां पे H क्या होता है, हीट ट्रांसफर
कोफिशिएंट, ठीक है। ये H की वैल्यू क्या रहती है, A तो उसका सरफेस एरिया जिस एरिया से वो हीट रिलीज कर रहा है, और H हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, एयर का अलग होगा, किसी और लिक्विड का ज्यादा होगा। ये भी थर्मल कंडक्टिविटी जैसा ही रहता है, जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा रहा जिस फ्लूइड का, वो जल्दी हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब जल्दी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, किसी बॉडी को जल्दी ठंडा करेगा वो। ओके, तो सेम जैसे थर्मल कंडक्टिविटी किसमें होती है, सॉलिड्स में होती है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H बोलते हैं हम उसको, वो लिक्विड्स और फ्लूइड्स में होता है। तो ये थी हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो क्या बोलती है, कोई भी बॉडी ठंडी हो रही है तो जो भी उससे रेट ऑफ हीट लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके टेम्परेचर डिफरेंस में। और वो टेम्परेचर किस किस का डिफरेंस होगा, उसका खुद का टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके डिफरेंस में। ओके, तो ये थी हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब जब हम रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि रेडिएशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बढ़िया रिलेशन है। कैसे, जो सन से रेडिएशन आता है वो अर्थ में हिट करता है, इंसिडेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यदि अर्थ में, और अर्थ में क्या रहती है, जो भी गैसेस रहती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, वो गैस क्या करती है, जो अर्थ रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके वो कहां रहती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है वो सारी गैसेस। तो वो खुद गर्म हो जाती है, और खुद गर्म होके वो क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाते जाती है, मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर वो क्या करती है, इंक्रीज करने लग जाती है गैसेस जो भी रहती है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जितना हम पॉल्यूशन करते जाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेगी, सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते जाएगी, और अर्थ का टेम्परेचर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जितनी भी सोलार मतलब जो हमारे आइस कैप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। उसके मेल्ट होने से क्या होगा, जितना भी सी लेवल है वो क्या होने लग जाएगा, वाटर लेवल ज्यादा होने लग जाएगा। तो जितनी भी कोस्टल हमारी सिटीज है उनके ऊपर क्या आ जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, वो डूबने लग जाएंगी यदि बढ़ने लग गया। और ऐसा बढ़ ही रहा है, रिड्यूस करने के लिए कोई उतना अच्छा वो नहीं किया जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फैला रहे हैं हम ह्यूमंस, तो इसलिए ऐसा हो ही रहा है और उसको कोई स्टॉप भी नहीं कर रहा है। तो देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। एक प्रकार का क्या है, फायदेमंद था हमारे लिए शुरू में, क्योंकि इसी कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, अर्थ में लाइफ है। क्योंकि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो उससे क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता, एकदम गिर जाता और सारी चीजें फ्रीज हो जाती है और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। बट अब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जा रहा है, ठीक है। व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट्स इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। तो जब सन की एनर्जी अर्थ में रीच करती है, कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, कुछ एनर्जी सन अर्थ एब्जॉर्ब करता है और कुछ एनर्जी अर्थ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है वापस स्पेस में, एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। और कुछ हिस्सा एनर्जी का क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उस एनर्जी को वो फिर एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एमिट कर देती है। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड, अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने में हमारा मदद करेंगी, मतलब मदद कर रही हैं अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्या, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स। आर्टिफिशियल केमिकल्स मतलब क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहां पे यूज होते हैं, अभी तो बैन हो गए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पहले जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होते थे, बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट्स होते थे, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत यूज होते थे, क्योंकि एक प्रकार के रेफ्रिजरेंट्स है। रेफ्रिजरेंट जैसे हमारे एसी में जो एक लिक्विड यूज होता है उसको हम बोलते हैं, जो किसी भी चीज को ठंडा करने के काम में आता है। जो भी मतलब जितने भी रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं उसमें रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले बहुत यूज होता था एज अ रेफ्रिजरेंट, फिर पता चला कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है उसको बैन कर दिया गया। तो ये सब क्या रहती है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं, जो क्या करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करती हैं। तो पहले मदद करती थी, उसका फायदा भी था, अब इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होते जा रहा है तो नुकसान होगा। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर, तो जो भी एनर्जी गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं वो एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ
और किसको गर्म करती है? अर्थ के सरफेस को। दिस प्रोसेस मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। पर्टिकुलर जगह टू जगह चेंज हो सकता है, मगर ये प्रोसेस क्या करता है? मेंटेन करके रखता है अर्थ के एक टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और थोड़ा गर्म टेम्परेचर पे, ताकि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। वार्मर देन इट वुड अदरवाइज भी। और आजकल तो क्या हो रहा है? वार्म तो हो ही रहा है, अलाउइंग लाइफ ऑन अर्थ टू एग्जिस्ट। तो ये क्या है? एक प्रकार का फायदेमंद चीज है। पहले हमारे लिए फायदेमंद था और है भी, मगर यदि हम गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, तो थ्योरी से समझे, हम इसको डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा। फर्स्ट स्टेप, जब सोलार रेडिएशन क्या होता है? अर्थ में रीच करता है, एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद क्या होता है? यहां पे कुछ वो एब्जॉर्ब करता है, सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लैंड और अपना पूरा क्या ओशन जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है? कुछ एनर्जी को वो क्या करता है? रेडिएट कर देता है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी को। अब यदि ये गैसेस ज्यादा रहेगी यहां पे, तो क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी अर्थ के अंदर, यदि गैसेस ज्यादा रही। ओके, तो क्या हो जाएगा? थर्ड, हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड स्पेस, रेडिएट कर देगा। फोर्थ स्टेप, कुछ हीट जो रहती है वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। सम ऑफ इट हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं, जो भी हमने अभी गैसेस देखी, इन द एटमॉस्फेयर, कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। ये क्या है? उसका एक प्रकार का एडवांटेजेस के फॉर्म में शो हो रहा है अभी तक फिलहाल। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप यदि हम देखें तो ये आप देख रहे हैं पॉल्यूशन निकल रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रीज से। तो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर, लैंड क्लीनिंग एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सब कारण क्या है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जा रहा है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो हम गाड़ी के फ्यूल्स बर्न करते हैं उसके बारे में। एग्रीकल्चर लैंड क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी लोग जो उपजाऊ जमीन है उसको भी क्या करते हैं? साफ कर देते हैं, ताकि वो दोबारा दूसरी फसल लगा सकें उसमें। ठीक है, तो ये सब गैसेस के कारण क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस रहती है, जिसके कारण क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ता है। स्टेप 6, दिस इज ट्रैप्ड एक्स्ट्रा हीट एंड कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज। और ये जितनी भी गैसेस होती हैं, आपको यहां पे दिख रही है गैसेस, ये गैसेस क्या करती हैं? जो अर्थ का रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसको वो क्या करके एब्जॉर्ब करके फिर एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है, और साइकिल कंटिन्यू क्या होती है? चलते रहती है। तो इस कारण क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो ही रहा है। तो ये था पूरा हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो इसी के साथ क्या होता है? हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।